रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। मैं आपको जो है वो संडे वेबिनार में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की प्रेजेंटेशन जो है वो मैं खुद कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते हमने पीडियाट्रिक्स की प्रेजेंटेशन की थी, लेकिन किसी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो आज नहीं प्रेजेंट कर सकेंगी। तो मैंने कहा कि मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपसे शेयर करूँ। और इस टॉपिक की अहमियत का अंदाज़ा आपको शुरू ही में मैं दिलाना चाहता हूँ, और उसके बाद प्रेजेंटेशन के अंदर भी इसका सिलसिला चलता रहेगा। सबसे अहम चीज़ ये है, जिस तरह इस तस्वीर में जाहिर हो रहा है कि जब कोई आइसबर्ग होता है तो आपको बाहर एक छोटी सी चीज़ नजर आती है, लेकिन बाद नीचे जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये देखें, जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इसे हम लोग टिप ऑफ एन आइसबर्ग कहते हैं। और इसकी जो तस्वीर मैंने सेलेक्ट की है वो बड़ी सिंबॉलिक भी है, और इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है। और जो आपको वक्त के साथ साथ जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। टॉपिक का जो नाम है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इम्पोटेंसी, व्हाई वी शुड बी वरीड। जैसे इसकी यानी उन्वान से साबित हो रहा है कि हम इसके बारे में कुछ परेशान हों या ना हो। और आमतौर पे इसको ये समझा जाता है कि अगर किसी को मर्दाना कमजोरी है तो कोई एक बड़ा इसका इंडिविजुअल मामला है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि इसके अंदर जो है वो समझ नहीं कैसे आ रही कि बहुत अच्छी जो है वो नहीं सर इस फ्लैश है एक सेकंड। स्लाइड्स आपको नजर आ रही होंगी मेरे ख्याल से। ये जो टिप ऑफ द ये आइसबर्ग है, ये एक सिंबॉलिक भी है और इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे बाहर से एक चीज छोटी सी नजर आती है, लेकिन पीछे उसकी बहुत बड़ा एक बर्फ का तोदा होता है जो कि नीचे नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो उससे बहुत बड़े साइज का होता है। ये जो उन्वान है इसके अंदर भी यही चीज सामने लेकर आना चाहता हूँ मैं, कि जब किसी को मर्दाना कमजोरी होती है तो आमतौर पर लोग उसको समझते हैं कि ये इसका इंडिविजुअल मामला है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, या अगर नहीं भी ठीक होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन ये एक चीज ऐसी है जिसको हमें फौरी तवज्जो की जरूरत होती है, और इसको जो है हमें यानी मेडिकली ट्रीट करने की जरूरत होती है। और उसकी जो अहमियत है उसका एहसास मैं दिलाना चाहता हूँ इस प्रेजेंटेशन के अंदर खास तौर पे, क्योंकि इलाज तो करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। जो कि आपको, जैसे किसी का अगर सर में दर्द हो और आपको पैरास्टामोल दे दी जाए तो आपका सर का दर्द उस वक्त आराम हो जाता है, लेकिन अगर बार बार सर में दर्द उठ रहा हो और आप पैरास्टामोल ले लेके उसको दबाते रहें तो बाद में कोई चीज़ बड़ी सामने आएगी, जिसके बारे में आपको अंदाजा होगा कि वो हमने उसको मिस कर दिया है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि आप हकीमों के पास या डॉक्टरों के पास जाके दवाइयाँ तो ले लेंगे, लेकिन उससे आपका जो असल प्रॉब्लम है वो सामने नहीं आएगा। और जो कि अचानक सामने आएगा, जो कि दिल के अमराज की शक्ल में सामने आ सकता है, जिसकी अहमियत को मैं उजागर करना चाहता हूँ इस प्रेजेंटेशन के अंदर। WHO का जो डेटा है वो ये बताता है कि यानी पाकिस्तान के अंदर 2014 के अंदर तकरीबन 10% जो डेथ्स हुई हैं वो दिल के अमराज की वजह से डेथ हुई हैं। यानी 100 में से जो 10 लोग मर रहे हैं वो तकरीबन दिल के अमराज की वजह से मरते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो इशू है वो दिल के अमराज में जो कोरोनरी हार्ट हार्ट डिजीज है, जो हार्ट अटैक जिसे कहते हैं, उसकी ज्यादा अहमियत है। फिर उसके बाद अब इसको ये एक और स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रिवेलेंस है लोगों का मर्दाना कमजोरी का, वो तकरीबन 80% लोगों में पाया जाता है जो कि अटेंड करते हैं प्राइमरी केयर को, यानी जीपी प्रैक्टिस को या किसी और डॉक्टर्स को अटेंड करते हैं। तो उनमें ये तादाद बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये स्टडीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं होती हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, लेकिन ये एक स्टडी है जो कि इस बारे में हमें कुछ ना कुछ रहनुमाई करती है। जो चीज़ें जो चीज़ें दिल की बीमारियों का बायस बनती हैं, वही चीज़ें तकरीबन जो है वो मर्दाना कमजोरी की वजूहात में भी शामिल होती हैं। उसमें एज, ब्लड प्रेशर, शुगर की तकलीफ, सिगरेट स्मोकिंग, चर्बी का ज़्यादा बढ़ जाना, या जिसे हम लोग कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना भी कहते हैं। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, आप काम नहीं करते, आप एक जगह पे बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते किसी किस्म की। और इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री जो होती है, जिसके अंदर कुछ फैमिलीज के अंदर दिल की बीमारियां जो है कॉमन होती हैं। और मोटापा,
और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सारी बीमारियां जो हैं, ये सब की सब जो है वो दिल के अमराज की वजह बनती हैं, और यही चीजें सारी की सारी जो हैं वो मर्दाना कमजोरी की भी वजूहत बनती हैं। इसका मतलब ये कि दोनों में एक चीज कॉमन है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होती जाएगी। ये एक पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी हुई थी, जिसके अंदर यानी खासतौर पे जिस चीज को मैंने रेट में शो किया गया कि जब मर्दाना कमजोरी जो है वो यंगर पॉपुलेशन में होने लगे, तो इसके अंदर रिस्क जो होता है वो कार्डियक इवेंट्स का बहुत बढ़ जाता है बाद में। मिसाल तौर पर एक आदमी को 30-35 साल की उम्र में अगर उसको मर्दाना कमजोरी शुरू हो गई है जो कि पहले नहीं थी, तो ये समझ लें कि उस आदमी के अंदर हार्ट अटैक होने के इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे वक्त के साथ साथ। इसी तरह जो यानी हम प्रिडिक्टिव वैल्यूज किसे कहते हैं, कि अगर स्मोकिंग और हाइपरलिपिडीमिया वगैरह जो है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की एक प्रिडिक्टिव वैल्यू है, लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ना उसकी उससे ज्यादा अहमियत नहीं उसको मिल जाती है। मिसाल के तौर पर किसी को अगर कोई स्मोकिंग करता है, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसके बारे में इम्कान ज्यादा है कि उसको हार्ट अटैक हो सकता है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि वो बद एहतियाती करे। लेकिन इसी तरह अगर किसी को मर्दाना कमजोरी है, तो उसके अंदर इसका इम्कान और भी बढ़ जाता है, खासतौर पर यंगर पॉपुलेशन के अंदर। मिसाल मैं आपको थोड़ी सी स्टडीज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक इसके बारे में अंदाजा हो जाए कि इसकी अहमियत क्यों है ज्यादा। फिर यह कि यानी जो कॉरोनरी हार्ट डिजीज है, डायबिटीज के साथ अगर किसी को किसके अंदर मौजूद है, तो फिर तो इसके अंदर ये चीज और भी ज्यादा कॉमन हो जाती है। तो यंगर पॉपुलेशन में अगर मैं इसको समराइज करूँ अब तक जो मैंने कहा है, कि यंगर पॉपुलेशन के अंदर अगर किसी को मर्दाना कमजोरी है, उसको शुगर की तकलीफ भी है साथ साथ, तो उसके अंदर बाद में ये चीज बहुत अहमियत की हामिल बन जाएगी कि इसको दिल के अमराज हो सकते हैं। और उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों होंगे। अब इतनी सारी चीजों के बाद हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है हमारे मुल्क में, खासतौर पे मैं इसमें यानी पाकिस्तान का जिक्र खासतौर पे करूंगा, कि वहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से लोगों के अंदर जो है वो जो तवज्जो है वो इस बारे में बहुत कम होती है। तो वो ऐसा क्यों है? अब आपको ये पिक्चर जो है वो एक बड़ी सिंबॉलिक पिक्चर है, जो आपको हमारे माशरे में हर जगह नजर आती है। माहिर अमराज पोशीदा, और ये इस तरह के लोग वहाँ बैठे होते हैं, और वो कुछ अपने सामने दवाइयाँ रख के बैठे होते हैं, कुछ और उनके सामने चीज़ें रखी होती हैं, और उससे वो इलाज कर रहे होते हैं। और जो हमारे यहाँ बेशतर पॉपुलेशन जो है वो अनपढ़ है, वो उनके यानी हाथ लग जाती है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किसी और तरह कुछ और लोगों के हाथ लग जाते हैं। तो लेकिन अपनी असल बीमारी की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं वो। आपको इस तरह के इश्तिहारात बहुत अखबार में नजर आएंगे। ये मैंने अखबार की कटिंग ली है, और इसमें ये चीज़ें जो है ये अनकॉमन नहीं है कि आपको ऐसे इश्तिहारात बहुत नजर आते हैं अखबार के अंदर, कि मर्दाना कमजोरी और उसके अंदर कैसे उसको ठीक किया जाए, क्या किया जाए इसके अंदर। अब सोचने की बात ये है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें जहाँ से मैं आपकी तवज्जो जो है वो ज़्यादा चाहूँगा यहाँ पे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ क्या है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कहते किसे हैं। किसी को अगर मर्दाना कमजोरी हो और एक आध दफा ऐसा हो जिसको लगे कि उसको अच्छा उसमें इरेक्शन नहीं हो रही है, तो उसको हम मर्दाना कमजोरी की डेफिनेशन में शामिल नहीं करते हैं। अगर किसी को मुस्तकिल यही चीज यानी इरेक्शन मुनासिब ना हो फॉर सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर द पीरियड ऑफ और लॉन्गर देन 3 मंथ्स, अगर ये कंसिस्टेंटली 3 महीने तक रहे, तो फिर हम इसको मर्दाना कमजोरी की डेफिनेशन में शामिल करेंगे। किसी वजह से, बीमारी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, काम की ज्यादती की वजह से हो सकता है आपको लगे कि आपको आपकी यानी जो इरेक्शन है इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको आप इसमें आप शामिल नहीं करेंगे कि यह मर्दाना कमजोरी आपको हो गई है। इस बीमारी के अंदर यानी आप जैसे आपके यानी इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि इसके अंदर मर्द और औरत दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर। तो इसमें दो लोग सफर करते हैं, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। तो ये वो वाहिद बीमारी है इसके अंदर। बाकी बीमारियों के अंदर तो ठीक है कि बाकी लोग घर वाले परेशान होते हैं कि भी किसी को घर में कोई मर्ज हो गया है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली उसका इफेक्ट जो है वो औरत पे भी पड़ता है, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है घरों में पैदा होने शुरू हो जाते हैं बाद में, जो कि हमारी माशरे में शर्म की वजह से लोग सामने लेके नहीं आते, लेकिन असल मसला ये होता है जिसकी वजह से बाद में सेपरेशन हो जाती है शादी के अंदर।
हमारे यहाँ जो मैंने पहले भी बताया था कि यानी तकरीबन 80% लोग जो प्राइमरी केयर में आए उनको ये चीज़ नजर आती है। और और इसके अंदर एक जनरल पॉपुलेशन जो है उसके अंदर आप देखें तो 6% से लेकर 64% तक लोगों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, मुख्तलिफ चीज़ों मुख्तलिफ उम्र के अंदर। इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इरेक्शन होती क्या है, मैं बहुत मुख्तसरन आपको बताता हूँ। मैंने कोशिश है कि इसको मैं किसी हद तक आम फहम अल्फाज में बयान भी कर दूं, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा तस्वीरों के जरिए बयान ना करूं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी हमारी कल्चरल इनिबिशंस सामने आएंगी। कि इरेक्शन जो होती है उसके अंदर 80 to 150 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो होता है वो एक खास प्रेशर की वजह के साथ जो है वो इरेक्शन कॉज करता है। 7.5 सेंटीमीटर यानी लेंथ ऑफ द पेनिस को। और प्रेशर जो होता है वो नॉर्मली जो होता है वो 10 to 15 मिलीमीटर होता है, और 120 मिलीमीटर इस बाद में बढ़ जाता है ये। तो बेसिकली ये अंडर प्रेशर बेसिक हर चीज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ यानी नजर आ रही होती है और वो इरेक्शन कॉज करती है। तो बेसिकली ये ब्लड है जो इरेक्शन कॉज करता है, और ब्लड का फ्लो अगर अच्छा नहीं होगा तो इरेक्शन नहीं होगी, और ब्लड का फ्लो अच्छा होगा तो इरेक्शन बेहतर हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मेन चीज़ इसके अंदर इरेक्शन का अंदर ब्लड का फ्लो अंडर प्रेशर होना जरूरी है। ये तस्वीर बहुत अहम है। आप ये देखें कि फिनाइल आर्टरी का साइज जो है वो 1 to 2 मिलीमीटर होता है, मतलब बहुत छोटी साइज की आर्टरी होती है। इसलिए इसके ऊपर इम्पैक्ट जो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का या शरीयानों के तंग हो जाने का बहुत पहले पड़ना शुरू हो जाता है, और वो सामने जाहिर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद देखें जो हमारी कॉरोनरी आर्टरी वो 3 to 4 मिलीमीटर होती है, उससे ज़रा बड़े साइज की होती है। उसके बाद जो है वो हमारी जो आर्टरी जो दिमाग को सप्लाई करती है वो 5 to 7 मिलीमीटर है। और जो नीचे टांगों को या पाँव को सप्लाई करती है वो 6 to 8 मिलीमीटर है। इस तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि ये पेनाइल आर्टरी जो है सबसे छोटे डायमीटर की होती है, और ये टांगों वाली जो आर्टरी है वो सबसे बड़े डायमीटर की होती है। यहाँ पे क्योंकि डायमीटर छोटा होता है इसलिए से असरात भी बहुत जल्दी नुमायां होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप ये अंदाजा कर लें कि जब यहाँ पे कोई चीज़ प्रॉब्लम स्टार्ट होगा तो इस जगह पे भी वो प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंचेगा, और फिर अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि चलने में उनको दुश्वारी होती है और वो चल नहीं सकते। उनको रुकना पड़ता है क्योंकि उनको पाँव में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। हार्ट के प्रॉब्लम के अंदर एंजाइना यानी सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनको दवाई लेनी पड़ती है बार बार। तो ये उसके अमराज की शुरुआत होती है। तो अगर किसी को, अगर मैं इस तस्वीर के अंदर आपको समराइज करूं या एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ, कि जब किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन बगैर किसी और वजह के सामने आना शुरू हो जाए तो फौरन उसको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, और उसके बारे में अपनी तहकीकात करनी चाहिए कि उसको ये चीज़ क्यों हो रही है। उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, अहम चीज़ ये है। इसके अंदर जो है मरीज को आप इनिशियली भी असेस करें, और साथ अगर उसका पार्टनर या उसकी बीवी आए तो वो उसको ज्वाइन कर सकती है। यहाँ के कल्चर में ये कॉमन है, पाकिस्तान के कल्चर में ये बहुत अनकॉमन है, क्योंकि वहाँ पे मरीज बहुत छुप कर आपके पास आएगा, किसी और को बताना पसंद नहीं करेगा, जो कि मुनासिब बात है क्योंकि प्रॉब्लम उसकी के साथ है तो वो इसको आपसे डिस्कस करना चाहेगा। और इसमें आपको ये देखना होगा कि ये प्रॉब्लम ऑर्गेनिक है या साइकोलॉजिकल है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिक प्रॉब्लम का मतलब ये है कि ये चीज़ भी हम मुस्तकिल चल रही है, मतलब उस मरीज को इलेक्शन सुबह के वक्त नहीं होती है। जबकि जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं उनको खास वक्त पे इरेक्शन नहीं होती है, उससे इरेक्शन उनको हो जाती है, या सुबह के वक्त भी उनको इरेक्शन अच्छी होती है। तो इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनको मॉर्निंग इरेक्शंस होती हैं कि नहीं होती। अगर मॉर्निंग इरेक्शंस उनको हो रही हैं तो उसमें चांसेस कम है कि वो ऑर्गेनिक होगी। ज़्यादातर वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, किसी वजह से अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, या किसी और वजह से वो उस चीज़ की तरफ राग़िब नहीं है। इस वजह से इसमें हमें जो है वो फुल मेडिकल हिस्ट्री लेने की ज़रूरत होती है। उसमें हर तरह की चीज़ों को हम देखते हैं, और ये देखते हैं कि इसके अंदर और क्या वजूहत हो सकती हैं, और फिर उसका एग्जामिनेशन किया जाता है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। वो एग्जामिनेशन की तफसील में मैं इसलिए नहीं जाऊँगा कि वो एक आम आदमी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके ज़हन में कोई सवाल है तो वो मैं उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। हम जो चीज़ इसमें देखते हैं वो ब्लड प्रेशर देखते हैं,
मरीज का लाजमी चेक करना चाहिए। यूरिन डिपस्टिक, उसको देखते हैं कि पेशाब में कोई प्रोटीन वगैरह तो नहीं आ रही, शुगर तो नहीं आ रही। फिर हम उसका मायना करते हैं और प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन भी करते हैं। और जो बेसिक मिनिमम इन्वेस्टिगेशन है वो ये हैं जो हम करवाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर आप कुछ भी ना करवा सके ना, तो कम से कम ये जाके जरूर करवा लें डॉक्टर के पास या अपने लेबोरेटरी से। फास्टिंग ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन A1C, लिपिड प्रोफाइल और टेस्टोस्टेरोन। ये चीजें अगर आपकी नॉर्मल रेंज में आ रही हैं और ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल है और यूरिन डिपस्टिक भी नॉर्मल है, यानी यूरिन का टेस्ट आपने किया वो भी नॉर्मल आया, तो फिर इसके इम्कान कम है कि आपको जो है कोई सीरियस प्रॉब्लम उस वक्त हो रहा है। वो अलग बात है कि उसको आपको इलाज कराना होगा अपने मर्दाना कमजोरी का, लेकिन ये टेस्ट कराने के बाद इसकी अहमियत जो है वो रिलेटिवली उतनी सीरियस नहीं रहती जितनी सीरियस इससे पहले होती है। मेरे अपने मुशाहिदे में आता है कि जब हम लोगों का टेस्ट करते हैं तो उनके अंदर या तो डायबिटीज हमें पिक हो जाती है पहली दफा, उनको पता नहीं होता इस बात का, या उनके कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़े हुए होते हैं, या उनको टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। तो इनमें मल्टीपल चीजें करने के बाद अंदाजा हो जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम है और उसको हम फिर किस तरह डील कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मर्दाना कमजोरी किसी भी दर्जे में हो, यानी बिल्कुल भी इरेक्शन ना होती हो, मामूली इलेक्शन होती हो लेकिन खत्म हो जाती हो, इन सब का इलाज मौजूद है। और उसके लिए मुख्तलिफ दर्जों के लिए मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए एडवाइस की जा सकती है। जैसे मैंने अगली स्लाइड में आपको बताया कि दवाइयाँ जो है वो ओरल, मतलब टैबलेट शक्ल में ले सकते हैं। इंजेक्शन मौजूद हैं, वो आप खुद लगा सकते हैं और लगाना के तरीका हम सिखा देते हैं मरीज को, वो खुद यूज़ करते हैं। वैक्यूम डिवाइस मौजूद हैं, उसको कैसे यूज़ करना है अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इंट्रा यूरिथ्रल, वो मैं आपको तस्वीर में आगे दिखाऊंगा कि पेशाब की नाली में आप पैलेट डाल लेते हैं, उसको ग्रेजुअली मसाज करते हैं, वो एब्जॉर्ब होती है, तो उसकी वजह से आपको जो है वो रिएक्शन शुरू हो जाती है। और बाद में सर्जरी, जिसे हम लोग फेनाइल प्रोस्थेसिस कहते हैं, वो भी उसकी अपनी जगह पे एक अहमियत है उन लोगों के लिए जहाँ पे उनको कोई इरेक्शन नहीं होती और वो उम्र में भी कम है, और इसलिए उनके लिए ये चीज़ बहुत अहमियत के हामिल हो जाती है कि वो किसी तरह उनकी इरेक्शन जो है बरकरार मेंटेन की जा सके। इसमें एक चीज़ मैं बताता चला जाऊं कि हर मरीज को इलाज कराने से पहले ये चीज़ें देखनी चाहिए कि उसको ये प्रॉब्लम तो नहीं चल रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज का इलाज तो हो गया इरेक्शन का, लेकिन पता लगा कि वो या तो यानी सेक्सुअल एक्टिविटी या उसके बाद उसका एंजाइना हुआ, और उसमें कभी कभी लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये मेरा बताने का मतलब ये नहीं कि आपको मैं डरा रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ों के साथ दवाइयों का इस्तेमाल करना जो है वो बहुत एहतियात से करनी चाहिए और डॉक्टर के मशवरे से करनी चाहिए। ये नहीं कि आप काउंटर पर जाएं दवाइयाँ लेके इस्तेमाल शुरू कर दें, ऐसा ना करें। अनस्टेबल और रिफ्रैक्टरी एंजाइना, जो सीने का दर्द बार बार उठता हो और उसके लिए आपको स्प्रे लेना पड़ता हो, तो उसके अंदर आप इसके अंदर इतने अनफिट हैं कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, वो आपके लिए मुनासिब नहीं है कि उसमें आप सेक्सुअल एक्टिविटी करें। हार्ट फेलियर है आपका, एरिथमियाज होते हैं आपका, फिर हार्ट इरेगुलर हो जाता है। इसके अलावा आपको हार्ट के कोई प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसी सूरत हाल में अगर मुझे भी शक होता है उस मरीज के बारे में कि उसके लिए सेफ नहीं है, तो मैं पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास उसको रेफर करता हूँ, उससे ओपिनियन लेता हूँ और फिर उसको दवाइयाँ शुरू करता हूँ। मैं उसको डिस्करेज करता हूँ कि वो अपने तौर पर दवाइयाँ लें, या उसको मैं कोई और ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँ उस वक्त। तो ये जहन में रखिए कि हर चीज़ का इलाज मौजूद है, लेकिन कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इसके साथ। उन चीज़ों को पहले देखा जाएगा और उसके बाद फिर उसका इलाज शुरू किया जाएगा। ये जो मैंने मेंशन किया था कि यूरिथ्रा में आप जो है वो ये छोटा सा होता है, यानी प्लास्टिक की चीज़ होती है, इसके अंदर टिप के ऊपर जो पैलेट डला हुआ होता है, ये आपको नजर भी आ रहा होगा हल्का हल्का। इसको हम मरीज को कहते हैं कि पेशाब करे, जाके पेशाब करने के बाद इसको हम पेशाब की नाली में डालते हैं बिल्कुल उसके नज़दीक टिप के करीब, और इसको पुश करते हैं बटन को, जो कि ये है। ये बटन अंदर जाता है तो ये पेलेट जो है ये बाहर निकल के यूरेथ्रा में चला जाता है। उसके बाद मरीज इसको जो हल्का हल्का मसाज करता है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ये इंजेक्शन नहीं है, ये सब पेशाब की नाली में एक पैलेट की शक्ल में जाता है और आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये इसे म्यूज कहते हैं। फिर ये जो है ये वैक्यूम डिवाइस है, ये फ्रीली अवेलेबल है। हम क्लिनिक्स में लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि कैसे यूज़ करनी है, और किसी वजह से अगर उनको
यूज करने का तरीका ना आता हो तो फिर उनको एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ें, ताकि उनको इस चीज़ के बारे में कोई किसी किस्म की भाम ना रहे, ताकि इस मामले में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके बाद ये इंजेक्शन थेरेपी है। इंजेक्शन थेरेपी के अंदर जो है आपको ऐसे नजर आ रहा है कि पेनाइल शेफ्ट जो होता है उसके एक साइड पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, ऊपर से लेके यहाँ तक लगा सकते हैं। इस हिस्से में नहीं लगाते इंजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स और ब्लड वेसल्स रन कर रही होती हैं टॉप के ऊपर। बॉटम पे भी नहीं लगाते, क्योंकि वहाँ पे पेशाब की नाली रन कर रही होती है। तो ये साइड से जो है मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, इसमें इंजेक्शन साइड से लगाया जाता है। ये दोनों चैनल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो एक तरफ इंजेक्शन देने से दोनों तरफ का जो कॉर्पोरा होते हैं उनके अंदर इरेक्शन हो जाती है, और वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल आप रिस्पॉन्स देखते हैं विद इन 10 to 15 मिनट्स। ये इसका इफेक्ट होता है। 95% सक्सेसफुल है। और इसका जो है वो यानी आमतौर पे आधे घंटे से 40 मिनट के बाद इसका रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है। तो ये टैबलेट्स के मुकाबले में ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें नीडल जो यूज़ की जाती है वो बहुत बारीक नीडल यूज़ की जाती है, और मरीज को खुद सिखा दिया जाता है कि कैसे उसने इंजेक्शन लगाना है। जब हम खुद कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो उसके बाद उसको हम डिस्चार्ज करते हैं। उसको हम सिर्फ इंजेक्शन दे के डिस्चार्ज नहीं करते, बल्कि उसको एक खुद पहले इंजेक्शन लगाते हैं, असेस करते हैं डोज, फिर उसको अपने सामने इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर मेक श्योर कि ही इज़ कंफर्टेबल विद इट। फिर हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं उस दवाई पे जिस पे हमने उसको इरेक्शन उसकी अचीव की होती है। ये दवाइयाँ हैं जो कि मुख्तलिफ अवेलेबल हैं। पेपावरिन इतनी ज़्यादा आजकल कॉमनली यूज़ नहीं होती है। फिर पेपावरिन और फेंटानोलिन है। ये इसका अच्छा रिस्पॉन्स होता है, लेकिन ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसे हम लोग प्राइपिज्म कहते हैं, कि प्रोलॉन्ग इरेक्शन हो जाती है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन E1 केवर्जेट के नाम से अवेलेबल है। ये सबसे इफेक्टिव है, और इसके अंदर रिस्पॉन्स रेट 10 से 15 मिनट के बाद इरेक्शन हो जाती है, लेकिन चांसेस ऑफ प्राइपिज्म जो है या कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा कॉमनली ये यूज किया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन E1। ट्राइमेक्स जो है ये भी यूज में है, लेकिन इसको हम इनकरेज नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर प्राइपिज्म का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। प्राइपिज्म का नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये यानी पेनफुल परसिस्टेंट पेनाइल इरेक्शन को कहते हैं। मतलब ये होता है कि इसके अंदर पेनाइल इरेक्शन बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो पेनफुल हो जाती है वक्त के साथ साथ, और अगर उसको आप ट्रीट ना करें तो उसके बाद फिर वो परमानेंटली आपको जो है वो इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो इसलिए इन इंजेक्शन के इस्तेमाल के अंदर ज़रूरी है कि आप जो है किसी मुस्तनद डॉक्टर के साथ इस चीज़ से रब्ता करके और फिर इसको शुरू करें, और अपने तौर पे इसको स्टार्ट ना करें। और वो उसको आपको गाइड करेगा इसकी डोज क्या है, क्योंकि मैं जब क्लिनिक में देता हूँ तो उसकी डोज को टाइट्रेट करता हूँ और उसको गाइड कर देते हैं इसके बारे में हम लोग प्रॉपरली। और आखिरी चीज जो है ये प्रोस्थेसिस है। ये ऑपरेशन के जरिए लगाई जाती है। इसके बाद जो है वो इलेक्शन जो है ऑलमोस्ट 100% सक्सेसफुल होती है। ऑपरेशन की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, और इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस चीज़ को, लेकिन एक चीज़ मौजूद है कि अगर किसी को इलेक्शन नहीं होती हैं और वो चाहता है कि इस चीज़ का मुस्तकिल इलाज कराया जाए, तो वो प्रोसेस इसी शक्ल में हो सकता है। अब मैं कुछ चीज़ें स्मोकिंग के बारे में बताता चला जाऊं कि मर्दाना कमजोरी के साथ स्मोकिंग का बहुत गहरा राब्ता है, बहुत गहरा लिंक है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको इरेक्टोराइल डिसफंक्शन कभी ना कभी हो जाएगी। अगर अभी नहीं होती है तो बाद में हो जाएगी। स्मोकिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अल्कोहल, ये सारे के सारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स हैं और इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। और अगर आप अपना वजन कम करना शुरू कर दें और सिगरेट छोड़ दें, तो बहुत सारी इन दोनों वजह के हाथ की वजह से आपका जो रिस्क फैक्टर्स हैं इरेक्शन के भी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज दोनों कम होने शुरू हो जाएंगे फौरी तौर पे। तो ये ज़हन में रखिए कि ये जो बीमारियां हैं दिल की और मर्दाना कमजोरी की, इसका ताल्लुक वेट रिडक्शन से और स्मोकिंग छोड़ने से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि
इरेक्शंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेस्ट ऑफ द पर्सन। मतलब ये है कि अगर किसी की इरेक्शन खराब है तो उसकी वेस्ट बहुत बड़ी होगी। उसका मतलब ये कि वो बहुत ज़्यादा उसने चर्बी जमा की हुई अपने पेट में, और उसकी वजह से उसका जो है वो फिजिकल फिटनेस बहुत ख़राब है, और उसकी वजह से वो इरेक्शंस का ऊपर उसका असर पड़ रहा है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ना, अगर किसी और भी ऐसे मुमकिन ना हो तो कम से कम इस वजह से छोड़ा जा सकता है। फिर एक चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस प्रेजेंटेशन के जरिए, वो स्लीप एपनिया है। स्लीप एपनिया का ये होता है कि आमतौर पे लोगों का वजन ज़्यादा होता है, वो खर्राटे लेते हैं और दिन में उनको नींद आती है, गाड़ी चलाते हुए अपने ऑफिस में बैठे बैठे एकदम से ऊँघ आनी शुरू हो जाती है, किसी के साथ बात कर रहे हैं तो अचानक ऊँघना शुरू कर देते हैं। तो ये उसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है स्लीप एपनिया की। इसकी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके इस वजह से पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, इसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर हो जाता है। मतलब आदमी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, और इसको लोगों की नज़र में इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा उजागर नहीं हुई क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत पहले से डायग्नोज हो चुकी हो। तो इसको ज़हन में रखिए कि किसी को अगर स्लीप एपनिया है, रात को सोते हुए खर्राटे लेता है और अचानक उसकी आँख खुल जाती है और उसके बाद दोबारा वो सो जाता है, तो उसको चाहिए कि वो किसी चेस्ट फिजिशियन से मशवरा करे। स्लीप लैब्स होती हैं, मैंने भी अपना टेस्ट कराया था क्योंकि मुझे हमारे कुछ फैमिली में किसी को स्लीप एपनिया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना टेस्ट करा के देख लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको गैजेट्स लगा देते हैं आपके जिस्म पे, टाँगों पे, हाथों पे, और फिर आपको एक ख़ास कमरे में सुला देते हैं और फिर सुबह आपकी रिपोर्ट वो आपको दे देते हैं। तो यानी एक तरह से मुझे स्लीप एपनिया नहीं था। कहने का मतलब ये है कि ऐसा टेस्ट नहीं है जिसमें आपको तकलीफ हो। ये सिंपली घर पे भी आपको हो सकता है, किसी खास स्लीप एपनिया की लैब में भी हो सकता है। ये वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस जहाँ पे आप रहते हैं। इसका भी खासा गहरा ताल्लुक है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इफेक्ट करता है। ये अमेरिकन फिगर्स हैं, और और उनमें ये यानी जिन लोगों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो ट्वाइस एज कॉमन एज टू नॉर्मल पॉपुलेशन। मतलब उनके अंदर ये तादाद उनकी दुगनी हो जाती है उन लोगों के अंदर, तो उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। और अ, हम बल्कि इस हद तक सोचते हैं कि अगर एक आदमी ओबीस है और उसको हमेशा क्या कि स्लीप एपनिया हो सकता है, तो उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें क्योंकि उसकी वजह से उसकी सेहत पे तो बुरा असर पड़ ही रहा है, लेकिन उसकी इरेक्शंस पे भी उसका बुरा असर पड़ रहा होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसको ध्यान में रख के आप अपने आप इन्वेस्टिगेट करवाएं अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ये इसके साथ एक टॉपिक है जो कि मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जोर नहीं दूंगा इस वक्त, लेकिन किसी को अगर इंडिविजुअल लेवल पे कुछ मालूमात करनी हो तो वो हमारी वेबसाइट पे मेरा नंबर है जिसमें मैं फ्री कंसल्टेशन करता हूँ, तो मुझसे वो मैसेज करके पूछ सकते हैं और मैं उनको एडवाइस कर सकता हूँ। लेकिन व्हाट इज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन? Ejaculation which always or nearly always occur within 1 minutes of vaginal penetration. ये प्रीमेच्योर ejaculation है। 1 in 4 couple separates starting with dissatisfaction। मतलब ये यानी 25% पीपल जो है वो डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी सेक्सुअल लाइफ से, और वो उनके अंदर सेपरेशन भी स्टार्ट हो जाती है इस हद तक डिससेटिस्फाइड होते हैं। और men should always look for other sexual needs of wife beside controlling ejaculation। इसके अलावा और चीजें जो है उनको देखना चाहिए, उसके लिए ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता इस वक्त। और इसमें जो ट्रीटमेंट प्री मेच्योर इजैकुलेशन की है उसमें कुछ बिहेवियरल थेरेपीज हैं, फोर प्ले है, पोजिशन ऑफ द फीमेल है, एंटी डिप्रेशन यूज की जा सकते हैं। डिपॉक्सिटीन ये एक बड़ी स्पेसिफिक ड्रग है प्री मेच्योर इजैकुलेशन के लिए जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। फिर लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे वगैरह अवेलेबल होते हैं, ट्रेमाडोल यूज की जाती है। फिर किसी की इरेक्शन अगर अच्छी नहीं है और साथ में मेच्योर इजैकुलेशन भी है तो उसको हम वही दवाइयाँ देते हैं जो मैंने पहले जिक्र किया था, जिसमें वायग्रा होती है, टेलिमिट्रा होती है, ये सब दवाइयाँ दी जा सकती हैं साथ साथ। तो ये एक तरह से इसका इलाज मौजूद है और इसको बहुत इफेक्टिवली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये मेरी लास्ट स्लाइड है। इसमें जो बेसिकली टेक होम मैसेज है वो ये है कि ऑल इरेक्टाइल डिसफंक्शन शुड बी स्क्रीन। मतलब हर आदमी जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है उसको सिस्टमिक डिजीजेस के लिए, स्पेशली हार्ट प्रॉब्लम के लिए, स्लीप एपनिया के लिए हमें स्क्रीन करना चाहिए और उसको एडवाइस करना चाहिए कि वो अपनी स्मोकिंग को ख़त्म कर दे।
ये उसके लिए बहुत वाइटल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज बिगनिंग ऑफ मोर सीरियस वेस्कुलर पैथोलॉजी। किसी को अगर, जैसे मैंने शुरू में बताया था और आखिर में भी इसी को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो किसी सीरियस वेस्कुलर पैथोलॉजी की वजह बन सकती है, और इसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है कि इसको प्रॉपरली असेस किया जाए, इसको सरसरी सा देख के छोड़ ना दिया जाए। और फिर मैंने तीसरी चीज़ लिखी है कि आप ये शर्म ना करें, बल्कि आप डॉक्टर से जाके मशवरा करें, क्योंकि इसकी चीज़ें अवेलेबल हैं, इसको हल किया जा सकता है। और और क्वैक्स वगैरह जो जो नॉन मेडिकल लोग हैं उनके पास ना जाएं, क्योंकि वो जो आपको दवाइयाँ देंगे उसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और आपकी तकलीफ जो है वो बढ़ सकती है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें, और ये भी ज़हन में रखें कि ये आप नहीं बल्कि आपकी वाइफ भी इसमें सफ़र कर रही होती है, तो उस अगर अपने लिए नहीं तो उसके उसके लिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि उसके लिए आप अपनी सेहत का और अपने बेहतर परफॉर्मेंस को सामने रखें। ये मेरी लास्ट स्लाइड थी। इसके अलावा आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, इसके अलावा कोई फर्दर एडवाइस लेना चाहें तो आप, जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है कि मैंने ज़ुमरुश.com के ऊपर हम एक डेडिकेटेड नंबर है जिसमें आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, और उसको हम जो है वो आपको रिप्लाई कर देंगे, और उसके अंदर आपको जो है वो एडवाइस कर देंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कैसे करनी चाहिए। किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो वो पूछे, मैं हाजिर हूँ। मैं इसको आधे घंटे में खत्म कर लिया प्रेजेंटेशन को, तो हमारे पास का अच्छा खासा टाइम अवेलेबल है। ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने अभी रखी हैं, इनको ज़हन में रखिएगा कि ख़ास तौर पे जो स्लीप एपनिया जो है वो इतना कॉमनली पाकिस्तान में डायग्नोज नहीं होता, और उसके ऊपर लोगों की तवज्जो भी ज़रा कम होती है। तो इसके बारे में ज़हन में रखिए। और सिगरेट स्मोकिंग को आमतौर पर लोग बहुत सारी और वजूहत की वजह से छोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक वजह ये भी होती है कि अगर किसी के इरेक्शन का प्रॉब्लम है तो उसको छोड़ने में उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे उसको एकदम से बेहतरी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, वो आप ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करें। अच्छा, अदनान जी, जी अदनान साहब, क्वेश्चन कर लें। म्यूट अनम्यूट कर दें, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें अदनान साहब। अनम्यूट नहीं अच्छा, मेरी अच्छा, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है आवाज़, आ रही अच्छा। नहीं, ये डाइट बाज दफा ये जैसे करशी वाले हैं या जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हमदर्द वाले हैं, ये कुछ अपनी ऐसी चीजें सिरप वगैरह देते हैं। वो कहते हैं जी हमने इसलिए दे रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो सॉल्ट की कमी इंसान के अंदर हो जाती है, मुख्तलिफ किस्म के salt। है। आपकी आवाज़ ख़त्म हो गई। मेरे ख्याल से आवाज़ जी उनकी जी। नहीं है, लेकिन जो उन्होंने सवाल किया था वो किसी हद तक क्लियर हो गया है कि मुख्तलिफ जो दवाइयाँ मौजूद हैं हिकमत की साइड से, उसमें जो एक तो इशू ये है कि वो कंट्रोल्ड मेडिकेशन नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि बहुत काम की होंगी, बहुत अच्छी होंगी, लेकिन हमारे पास उसके बारे में कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, और ना उसको लेबॉर्ट्री में कोई टेस्टिंग साबित हो। लेकिन अगर आप ये टेस्ट करवा लें जो कि मैंने आपको पहले बताए थे कि हीमोग्लोबिन A1C, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन लेवल, और ये चीज़ आपकी ठीक है, ब्लड प्रेशर आपका ठीक है। इसके अलावा अगर आपको शुगर भी नहीं है तो आप कोई दवाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप करें, अगर उससे आपको फ़ायदा होता है। लेकिन ये कि शर्त ये है कि अपने आप को आप जो है वो अपनी डायग्नोसिस को डिले ना करें किसी दवाई लेने की वजह से। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको ध्यान में रखें, क्योंकि हर प्रॉब्लम का इलाज जो है वो दवाई नहीं है, बल्कि कभी कभी जो एनवायरनमेंट है उसकी भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है। मेरे ख्याल से आवाज़ पहुंच गई होगी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं है, लेकिन मैंने जो जवाब दिया आप तक जरूर पहुंच गया होगा। जी शुक्रिया। अच्छा, गुजाक तो इसके अलावा कोई और
कमेंट हो या क्वेश्चन हो, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि इसमें लगता है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करने से कतराएंगे भी, लेकिन जो मैसेज है वो मेरी तरफ से बहुत क्लियर है इसके अंदर, जो कि आपको मतलब सिगरेट स्मोकिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी हार्ट अटैक्स जो है वो उन लोगों में बहुत कॉमन होंगे जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कम उम्र में शुरू हो जाता है। बल्कि आप अगर आप खुद से कोई चीज किसी से पूछना चाहें जिनसे आपका अगर करीबी ताल्लुक है, तो आप उनको अगर उनसे पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि हार्ट अटैक से पहले हमें मर्दाना कमजोरी की शिकायत शुरू हो गई थी, लेकिन हमने इस पर तवज्जो नहीं दी थी। तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा। तो इसलिए यानी मेन जो पॉइंट है बताने का वो ये है कि हम अपनी सेहत का ख्याल इसलिए ना रखें कि हमें मर्दाना कमजोरी हो रही है, बल्कि इसका असर हमारे दिल पे और बाद में गुर्दों पे और दिमाग के ऊपर भी पड़ेगा किसी न किसी स्टेज के ऊपर जाके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम तो बरकात। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली इरेक्शन से तो नहीं है, लेकिन यूरोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है कि अगर जी जी पेशाब रुक रुक के आ रहा हो, कि जब आपको पेशाब का प्रेशर हो और पेशाब हमने कर दिया हो, लेकिन उसके बाद भी रुक रुक के थोड़ा थोड़ा और स्लाइटली जलन के साथ हो, तो इसकी क्या वजह हो सकती है और इसको कैसे रिकवर किया जा सकता है? ये देखें पेशाब यानी अगर ये मतलब आपकी उम्र अगर 50 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसके अंदर सबसे कॉमन जो वजह बनती है वो प्रोस्टेट का बढ़ जाना हो जाती है। तो प्रोस्टेट के बढ़ जाने की वजह से ये सिम्टम जो आपने बताए ये कॉमन है, पेशाब का रुक रुक के आना या पेशाब की धार का मजबूत नहीं होना, बल्कि उसकी धार जो है उतनी स्लो होती हो जाती है कि बिल्कुल वाज़ेह फर्क सामने आने लगता है। और पोस्ट मेचुरेशन ड्रिबलिंग भी होती है, जिसे हम लोग बाद में पेशाब का कतरे की बीमारी लोग कहते हैं। बेसिकली वो पोस्ट मेचुरेशन ड्रिबलिंग है। तो उसका जो जो आपका मैं सवाल का जो जवाब है वो ये होगा कि एक तो ये कि आप अपना एक पेशाब का टेस्ट करवाएं जिसे हम लोग फ्लो रेट कहते हैं। वो फ्लो रेट मशीन के ऊपर होता है। पाकिस्तान में तकरीबन हर शहर में जो यूरोलॉजी के सेटअप्स हैं उनमें ये अवेलेबल है। उसके अंदर जाके आप मसाला भरा हुआ मसाला होता है, आप जाते हैं पेशाब करते हैं जैसे नॉर्मल टॉयलेट में पेशाब करेंगे आप। उस मशीन के साथ एक ग्राफ की मशीन लगी होती है, वो उसमें से मशीन में से ग्राफ निकल आता है। तो उसमें ये शो हो जाएगा कि जी ये जो है पेशाब के जो आपके फोर्स है वो कम है या नॉर्मल है या उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये हो गया। दूसरे के पेशाब की इन्फेक्शन को आपने एक्सक्लूड करना होता है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि कभी जलन का एहसास होता है तो उसमें इन्फेक्शन बड़ी ज़रूरी है, उसको एक्सक्लूड कर लें। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई सिगरेट स्मोकर है और उसको पेशाब में जलन शुरू हो गई है और उसने इन्फेक्शन को भी एक्सक्लूड कर लिया है कि उसको इन्फेक्शन नहीं थी, उसके बावजूद उसको जलन रहती है और वो सिगरेट स्मोकिंग भी करता है, तो उसको लाजमी मसाने का जीपीएन के जरिए मायना करवाना चाहिए। तो उसके अंदर कैंसर के इम्कान काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग से मसाने के कैंसर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो उसमें ये होता है कि पेशाब में यानी अगर इन्फेक्शन है तो जलन होगी। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि किसी को अगर इन्फेक्शन हो रही है और उसके बाद वो ट्रीट करता है और फिर इन्फेक्शन हो जाती है तो उसका भी मसाने का मायना होना चाहिए। मतलब मसाने का मायना जो है वो बहुत ज़रूरी है तकरीबन तमाम लोगों के लिए जिनको पेशाब की तकलीफ होती है, स्पेशली पेशाब में खून आना, पेशाब में जलन का होना, इन्फेक्शन के बगैर पेशाब का बार बार आना और उसमें पेशाब को का कंट्रोल ना होना। ये 3-4 मोटी-मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी जिसको ये तकलीफ़ें हों, यानी ये तकलीफ़ें ना हो, वो अपना मुआयना कराना शुरू कर दे। लेकिन सिगरेट स्मोकिंग, जलन का होना, पेशाब का यानी निकल जाना, अचानक तेज़ी से पेशाब आया और आप वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो इनके अंदर ज़रूर मुआयना होना चाहिए। और एक मशवरा और मैं दे दूँ कि शाम 6-7 बजे के बाद खाने पी यानी पीने के अंदर अपनी आप जो खुराक है, जो भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, चाय पीते हैं, उसको आप कम कर दें। उसकी वजह से रात को आपको पेशाब करने के लिए नहीं उठना नहीं पड़ेगा। ये पहली एहतियात है जो हम सजेस्ट करते हैं लोगों को कि दिन में वो नॉर्मल अपना पानी का, चाय का, दूध का इस्तेमाल रखें। लेकिन शाम 6 बजे के बाद अपने पानी की मिकदार या तो बहुत कम कर दें या ख़त्म कर दें। और आखिरी चीज़ जो है वो फ्लोराइड के अलावा जो आप करवा सकते हैं वो अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। उसमें जो ज़्यादा अहमियत हमारी नज़र में है वो आपके मसाने में कितना पेशाब बच रहा है पेशाब करने के बाद। वो जो हमारे पास जितनी रिपोर्ट्स आती हैं पाकिस्तान से खास तौर पे, उसमें लिखा होता है कि जी प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है,
और 30 सीसी का भी प्रोस्टेट उसको भी बड़ा हुआ के लिखा होता है, 50 सीसी का उसको भी बड़ा हुआ लिखा होता है। प्रोस्टेट के साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जितना इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसकी वजह से आपके मसाना खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल है कि इसमें मैंने आपके सारे सवाल के जवाब दे दिए। और इसकी इलाज भी मौजूद है, दवाइयों के जरिए इलाज शुरू किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो मुझे आप अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम उस नंबर पे जो मैंने पोस्ट किया हुआ है हर जगह पे, उसमें भेज सकते हैं, तो फिर मैं आपको इंडिविजुअली उसका जवाब भी दे दूंगा और टेस्ट का नाम भी बकायदा लिख के भेज दूंगा आपको। ठीक है डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता करूंगा। एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू यूरिक एसिड और हाई क्या बोलते हैं, जी जी एक सेकंड, नाम लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, जी 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 यूरिक एसिड है और हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो उसके लिए परहेज के हवाले से क्या खाया जा सके? क्योंकि जो चीज कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छी है वो अल्टरनेटिवली यूरिक एसिड के लिए अच्छी नहीं, तो इससे कोई नहीं 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 इस नहीं तरह नहीं की नहीं कुछ? बिल्कुल, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो यानी आप जो है अगर कोलेस्ट्रॉल है तो पहले तो ये कि उसके आपको दवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए। यूरिक एसिड भी अगर आपका रेस्ड है, यूरिक एसिड जो बनता है वो गोश्त, मछली, चिकन के साथ होता है। तो आप इन गोश्त की और मैंने क्या, ये जो गोश्त का मामला है, चिकन है, मछली है, इनको आप बहुत कम कर दें। ये चीज़ें आपके लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होती। आप सब्जी का, दालों में इस्तेमाल करें, बहुत मुनासिब है, अलियास से बेहतर है, और उसी से आपके कोलेस्ट्रॉल को भी फर्क पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एहतियात पे तवज्जो न दें, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली स्पीकिंग यानी एहतियात जो है वो बहुत कम की जाती है, क्योंकि आप किसी के घर गए, दावत में, मुलाकात के लिए गए, शादी में गए, वहाँ पे आप बदतमीजी करेंगे। तो बेहतर यह है कि दवाई भी साथ साथ इस्तेमाल कर लें, और यूरिक एसिड के लिए गोश्त, मछली और चिकन का इस्तेमाल जो है वो आप कम कर दें, उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और साथ उसकी दवाइयाँ मौजूद हैं, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और दोनों का ताल्लुक आपस में एक ही चीज़ से है। यानी जिन चीज़ों से आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी, उन्हीं से आपका यूरिक एसिड लेवल भी बढ़ सकता है। इसलिए आप खाने में अगर एहतियात करेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये अदनान राफे, आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं अदनान? जी छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी जी। ये बेंट पेनिस भी आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के उसमें शामिल करते हैं या ये कोई और हाँ हुआ? हाँ, नहीं बिल्कुल, वो है, इसी इसी का हिस्सा है। इसे हम लोग पेरोनीज डिजीज कहते हैं, और ये आमतौर पे इसकी वजह जो है वो इतनी कभी भी क्लियर नहीं होती है। उसके बकायदा हम ऑपरेशन करते हैं, और उसमें ये होता है कि इरेक्शन भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन साथ साथ यानी एंगल ऑफ द पेनिस जो है वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसकी वजह से जो है वो इंटरकोर्स मुमकिन नहीं होता। तो उसके लिए, उससे हम लोग, जैसे मैंने नाम बताया, पेरोनीज डिजीज कहते हैं। उसकी एक टाइम होता है, तकरीबन 12 से 18 महीने लगते हैं इस प्रोसेस को मैच्योर होने में। अगर वो हमारे पास प्रेजेंट करता है आज, तो मैं उसको कभी भी ऑपरेट करने के लिए नहीं सजेस्ट करूंगा। उससे मैं कहूँगा कि तुम 6 से 9 महीने वेट करो, फिर दोबारा आओ और ये बताओ कि वो जो इरेक्शन शुरू में तुम्हें एंगल था बेंट होने का, वो बढ़ गया है, कम हो गया है, कैसा हुआ है। फिर वो बताता है कि नहीं, ये अभी भी वो बढ़ रहा है और उस तरह अभी तक स्टेबल नहीं हुआ, तो फिर मैं उसको फिर 6 महीने और वेट कराता हूँ। जब वो कहता है कि अब मैं स्टेबल हो गया, मुझे कोई चेंज नहीं होता, तो आजकल, पहले ही हम करते थे क्लिनिक में, हम इसको इंजेक्शन देते थे और अपने पास उसकी एक रिकॉर्ड रख लेते थे कि भाई हमने इसको इंजेक्शन देके ये एंगल हमने इसका डिटरमिन कर दिया है, और फिर उसका ऑपरेशन करते थे। लेकिन अब क्योंकि डिजिटल फोटोग्राफी मौजूद है, हर एक के पास कैमरा, वो फोन होता है, तो मैं उनसे अब ये कहता हूँ कि वो इलेक्शन की तस्वीर खुद लेकर आ जाएं घर से। उसमें वो इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता और तकलीफ भी नहीं होती, और वो 2-3 एंगल से ले आते हैं, तो उसमें फिर उनको हम एडवाइस कर देते हैं। इसका ऑपरेशन मौजूद है, और बिल्कुल उसमें ये इसका ताल्लुक जो है, उसकी डिजीज कोई नोन डिजीज नहीं है जिसको मैं कह सकूँ कि भाई, कुछ लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम होता है, उनके हाथों के अंदर भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, जिसके अंदर कुछ फाइब्रोसिस हो जाती है, कुछ लोगों के पाँव में भी कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ें एक तरह से एक डिजीज एंटिटी का हिस्सा बन जाती है, लेकिन वो हर एक में ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों में सिर्फ आइसोलेटेड प्रॉब्लम भी नजर आता है। जी थैंक यू। फिर कोई अगर और क्वेश्चन किसी के ज़हन में आ रहा हो, जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर अताउर रसूल अवान सर बात कर रहा हूँ मैं, गुजरांवाला से, पाकिस्तान से। अच्छा अच्छा, जी जी, ये तो हमारा भाई शहर है। आप ठीक हैं? मुझे बड़ी खुशी हम- हुई है आज आपका ये सेशन देख के, और आपकी ये ग्लोबल जो है काविश आपकी सर, काबिल सद इस्ताइश है ये, और मैं बहुत सराहता हूँ इसको। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे और हमें बेनिफिट लेने की तौफीक अता फरमाए। सॉरी, मैं जज़ाकल्लाह असल में खैर। ना पेशेंट बिजी था, तो इसलिए मैं राब्ता फिर जल्दी आपसे नहीं कर पाया। मेरा डॉक्टर साहब एक पर्सनली सवाल है, छोटा सा एक ना, जी तो जी जी। वो मुवाफिक है कि नहीं? मैं भी, चूंकि सेशन आपका पूरा मैंने सुना नहीं है, पेशेंट्स में बिजी था मैं, ठीक तो ठीक ठीक ठीक, ये मैं भी या आप हुक्म फरमाएं अगर, तो मैं प्राइवेट आपसे वो थोड़ा सा कर लूंगा। मेरे पास जो पेशेंट्स इस वक्त आ रहे हैं ना सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के, जी जी जी। डॉक्टर साहब उसमें काफी लोग अपने आप को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। बच्चियों की और बच्चों के मसाइल जो है ना वो सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर वीकनेस आती है, बच्चे नहीं होते हैं और घर उजड़ जाते हैं। ठीक है, लड़के जो हैं वो नाजायज सहारा लेते हैं अपनी जो है इरेक्शन को पूरा करने के लिए और बाकी मामला को पूरा करने के लिए। ठीक है जी। तो बीइंग अ डॉक्टर, उसमें हमने अच्छा नॉलेज देना होता है आगे अपने पेशेंट को, ताकि वो नेचुरली अपने आप को सही कर सके। जी तो जी इस बिल्कुल। मामले में थोड़ा-सा जो है ना सर, आप, पहला सवाल तो ये है कि जो मेडिकेटेड इस वक़्त लोग कर रहे हैं इसमें मामला का यूज़, टैबलेट्स वग़ैरह का इस्तेमाल या खुदा न ख़ास्ता कोई एक्सरसाइज़ेज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस मामले में पहले तो ये फ़रमाइए कि क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसान, और कितना नुकसान है ये? मैंने जिस तरह प्रेजेंटेशन में शुरू में बताया था कि यंग लोगों को अगर किसी को इरेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको फौरी तौर पे अपने आप को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। सिर्फ दवाइयाँ जो होते हैं वक्ती तौर पे, जैसे किसी के सर में दर्द हो और उसको पैरास्टामोल दे के आप सर के दर्द को ठीक कर दें, लेकिन असल में वजह मालूम ना की जाए तो फिर वो सर का दर्द खत्म नहीं होगा, वो दोबारा से आ जाएगा कुछ दिनों के बाद। इसी तरह जी, जी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर भी जो यंग लोगों में खास तौर पे, जो मैंने इस पे बहुत ज्यादा अहमियत दी है और इसी को मैंने उजागर करने की कोशिश भी की है कि यंग हाँ जी। लोगों में जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, यंग लोगों से हमारी मेरी उम्र है 30 साल से लेके 45 50 55 साल की उम्र तक के लोगों के अंदर अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है तो उनको चाहिए कि अपने दिल के अमराज को इन्वेस्टिगेट कराने के लिए सोचें, क्योंकि ये पहला पहला ही सिम्टम होगा। उसके बाद अगला सिम्टम जो होगा वो दिल के अमराज होंगे इसके अंदर। तो जी, जी। इसलिए वो बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि सिगरेट स्मोकिंग को वो छोड़ दें। तीसरी चीज, अगर वो कोई और ड्रग यूज करते हैं, मैरिजुआना है या कोई हशीश है या ओपियम है, कोई भी किसी किस्म की नशे की चीजें यूज करते हैं, तो वो भी मुनासिब नहीं होती हैं। तो ये जी, इन जी। चीजों को मतलब उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इसको इलाज कर मौजूद है तो उसको इस तरह लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। जी, ठीक हो गया। सर उसमें एक सवाल और है मेरा, अगर जी जी। पता नहीं शायद मुनासिब है मेरा यहाँ पे ग्रुप में करना सवाल कि नहीं, मोस्टली नहीं नहीं, वो जिस इसलिए कि और लोगों को फायदा हो जाएगा। आप कर लें सवाल, क्योंकि और लोगों का भी इससे फायदा हो जाता है। पे हमारे बहुत से नौजवान लुट रहे हैं, और इवन कि मैं खुद उसमें लुटा हूँ, क्योंकि मैंने एक पेशेंट के लिए ना मैंने ऑयल का जो है ना ऑर्डर दिया, उन्होंने मेरे से ना तकरीबन 3,500 रुपया उस ऑयल का यूज किया। मैंने अपने पेशेंट को जब यूज करवाया तो रिजल्ट वाज जीरो। तो जो मोस्टली आजकल इंटरनेट पे खास तौर पर जो लूट मार हो रही है, और हमारे लोग पागलों की तरह, दीवानों की तरह इस एक बात के पीछे पड़े हुए हैं, एनलार्जमेंट केसेस की तरफ। देखें, एनलार्जमेंट मतलब आपकी बात है पिनाइल एनलार्जमेंट के लिए लोग जो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं आप? जी, 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 बिल्कुल, श्योर, श्योर, जी श्योर। जी, राइट राइट। उसमें देखें ऑयल ना, उसमें जो अहम चीज जो वो ये है, जो सबसे एक तो चीज ये है कि जिस तरह हमारे पास भी बहुत सारे मरीज आते हैं, इवन यहाँ इंग्लैंड के अंदर आते हैं, तो उनको हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है ये चीज बताने के लिए कि एक आदमी की हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच है, एक आदमी की हाइट 5 फुट 9 इंच है, एक आदमी की हाइट 6 फुट है, कोई लोग जो है वो 5 फुट 4 इंच के होते हैं। सब लोग नॉर्मल कंसिडर किए जाएंगे। उसमें किसी के बारे में ये नहीं हम कहेंगे कि जी ठीक है कि कुछ की हाइट ज्यादा है कुछ की कम है, लेकिन वो नॉर्मल कैटेगरी में आएंगे, नॉर्मल वेरिएशन है। तो इसीलिए जहाँ तक साइज का सवाल है, किसी के पेनाइल इरेक्शन के अंदर साइज का, तो उसको उनको थोड़ा सा आप यानी रीअश्योर किया करें। मतलब मैं इसका खास वर्ड इस्तेमाल करूँ, रीअश्योर किया करें, क्योंकि जो फीमेल के जो सेंसिटिव पार्ट होती है, ये मैं थोड़े से खुल के बयान कर रहा हूँ,
कि जी जी वो एंटीरियर पार्ट ऑफ वेजाइना में होता है, उसमें लेंथ का कोई ताल्लुक नहीं है। एंटीरियर पार्ट ऑफ वेजाइना के अंदर सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, और अगर उनकी इरेक्शन अच्छी है तो वो उनकी जो वाइफ है उसको वो सेटिस्फाई बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो इसमें जी लेंथ लेंथ का होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इरेक्शन का अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। तो ये आप उनको अगर रीअश्योर करेंगे, उनको बताएंगे, तो वो इस चीज से मुतमईन हो जाते हैं। क्योंकि मैं जैसे इस प्रैक्टिस करता हूँ बहुत रेगुलरली, तो मैं लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद वो इस चीज की क्लोजर नहीं देते, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम होने के इम्कान बढ़ जाते हैं, माने तो प्रॉब्लम हल होने के इम्कान। जी जी। यानी आप मेरे सवाल का जो जवाब है सर, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बयान फरमाया उसमें ये है कि आप लेंथ को बेहतर या स्ट्रॉन्ग करने के बजाय इरेक्शन को जो है अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं तो फीमेल का सेटिस्फाई होना बहुत हद तक जो है वो मुमकिन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने इसको दोबारा उसको इसी चीज को बेहतर अंदाज में बयान कर दिया। जी यही जी मेरा पॉइंट था। और इसमें जी नहीं, ठीक। उसका कोई लिंक नहीं है कि लेंथ क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। वो तो मेरे ख्याल से इसकी मुझे नहीं पता कि अहमियत कैसे आई और कहाँ से आई, लेकिन इसका हमारे मेडिकल प्रोफेशन में इतना कोई खास लिंक नहीं है। कोई अच्छा माइक्रो पेनिस हो किसी का तो वो एक अलग बीमारी है, वो तो मतलब उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत होती है, वो आम आदमी में वो प्रॉब्लम नहीं होती। जी जी ठीक हो गया। तो सब उसमें फिर ये होता है कि हमें वो ग़िज़ाएँ फिर देनी चाहिए जो जाके हमारे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और एम्पावरमेंट करें उसकी, और जाके फिर वो एक्शन में जाके स्ट्रॉन्ग करें इंसान को। उसमें देखें, ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। अगर वो अच्छी हेल्दी दवाई खाएंगे, हेल्दी सॉरी फूड खाएंगे, दवाई की जरूरत नहीं है, हेल्दी फूड खाएंगे तो। और सबसे अहम चीज जिसको आप एम्फसाइज कर सकते हैं वो एक्सरसाइज है। बहुत ज्यादा अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज है वो एक्सरसाइज है। क्योंकि अच्छा। बार बार इस चीज को मैं जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी का वेट ज्यादा है, ओबेसिटी है, क्योंकि मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन शुरू में से आपने नहीं सुनी थी, जैसे आपने बताया कि आपने बाद में ज्वाइन किया है। अगर वेट किसी का ज्यादा है तो वो इरेक्शन का बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसके अंदर इरेक्शन का प्रॉब्लम हो जाएगा वक्त के साथ साथ। बिल्कुल ओह! यानी आप समझ लें कि 100% प्रॉब्लम है। तो इसलिए अच्छा, वेट का ज्यादा होना इंतहाई नुकसानदेह, इसलिए उसको उस आदमी को चाहिए कि अपना वेट को तेजी से रिड्यूस करे जी और ठीक। हेल्दी ईटिंग की तरफ आए। और हेल्दी ईटिंग के अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि मिठास का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर दे वो। उसमें जी, मतलब उसको बहुत जल्दी अपना वेट लूज करने में हेल्प मिल जाएगी। जी ठीक। और भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मिठास को किसी भी तरह निकाल दें तो उसमें कोलेस्ट्रॉल पे भी असर पड़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स भी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये बाद में ये चीजें कन्वर्ट होती हैं, जो शुगर है हमारी वो लिपिड्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है बाद में बॉडी में। तो इसलिए वाह! अगर किसी का वेट अगर कम होता है तो हर लिहाज से अपने आप को वो बेहतर महसूस करेंगे इंशाल्लाह। और जी, इसके बिल्कुल अलावा भी ठीक अगर है। कोई आपको एडवाइस लेनी हो तो जैसे मैंने नंबर अपना जो है, जिस लिंक से आपने कांटेक्ट किया मुझे, उसी लिंक के ऊपर मैंने एक अपना मोबाइल नंबर, वो मेरा सेपरेट नंबर है, वो उसमें मैं वॉइस वॉइस मैसेज जो है उसको अटेंड करता हूँ। वो मेरे पास हर वक्त नहीं होता, लेकिन मैं उसको दिन में 2 दफा देखता हूँ। और जो भी लोग ठीक। मुझसे एडवाइस लेते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड यूरोलॉजी के मामलात में, तो जी, उनको जी। मैं एडवाइस देता हूँ, और वो बिल्कुल फ्री है, वो आप किसी को भी दे सकते हैं। और ये तो सदका जारी है, बिल्कुल आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं किसी भी तरह यानी इसको यानी लाने यानी में। उसमें उसमें डॉक्टर साहब उसमें आप फीस नहीं चार्ज करते? बिल्कुल फीस नहीं जारी करता, मैं बिल्कुल ये सदका जारिया के तौर पे काम कर रहा हूँ, और इसमें दैट्स कोई, और ग्रेट। मैं बल्कि पाकिस्तान आके ऑपरेशन भी करता हूँ, जो कि इस वक्त कोविड की वजह से रुके हुए हैं, लेकिन हम दैट्स फैसलाबाद ग्रेट। में और मुजफ्फराबाद में ऑपरेशन भी करते रहे हैं। दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब। मैंने अपना यहाँ पर बनाया हुआ है सेटअप अपना NHC के नाम से, नेचुरल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से मेरी बहुत बड़ी एक यहाँ माशाल्लाह तंजीम है। और इसके अंडर हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में और माशरती लेवल पे लेडीज के लिए खास तौर पर हम सेमिनार्स करते हैं हेल्थ कॉन्शियस बनाने के लिए लोगों को। उसमें बहुत से लोग हमारे पास जो है ना, डॉक्टर आसमा मुनीर उसमें मेरे साथ माशाल्लाह काफी शेयर कर रही हैं, डॉक्टर रंजन हैं, डॉक्टर, ये दुनिया के बड़े-बड़े डॉक्टर हैं, माशाल्लाह बड़ा नाम है इनका। तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साथी मासाती तावन कर रहे हैं इसमें। अच्छा, बल्कि आप उनको उन सारे ग्रुप्स के साथ ये हमारा जो वेबिनार का लिंक है ये शेयर कर लें, क्योंकि हम हर संडे को करते हैं, ये 8 बजे बाकायदगी से होता है। इसमें मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कस करते हैं, सिर्फ यही नहीं करते बल्कि हाँ जी। हमारे हर टॉपिक जो डिस्कस किया जाता है, तो आप बिल्कुल इसमें यानी शामिल हो जाए। ये तो एक सदका जारी है, सबके फायदे की चीज है। जी, जी। तो बस यही मैंने आपसे परमिशन लेनी थी कि क्या उसमें वो लोग भी जॉइन कर सकते हैं इसमें, उनको बिल्कुल, हम ऐड कर सकते हैं? ये पब्लिक, कोई भी पब्लिक ज्वाइन कर ले, ये तो एक जी, ओपन है, ये फ्री है। मतलब इसमें ना इसको ज्वाइन करने का कोई चार्ज है, ना इसको ना ज्वाइन करने का कोई वो है, बल्कि जितने ज्वाइन करेंगे उतना फायदा है। और इसके अलावा कंसल्टेशन जो मैं देता हूँ वो भी फ्री है, मैंने बार बार इस पे एम्फेसाइज किया हुआ है
और वाह इसमें वाह कोई कोई माशाल्लाह ढकी हुई चीज नहीं है। मतलब ये बात नहीं है कि अभी मैं फ्री कर रहा हूँ 1 साल के बाद मैं इसमें पैसे लगा दूंगा, ऐसा भी कोई प्रोग्राम नहीं है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह। जी जी मैं आपको मुबारकबाद का डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा मुबारकबाद का मुस्तहिक रहता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल पे आपने माशाल्लाह जो है ना ये अपॉर्चुनिटी लोगों को दिया है, और मैं समझता हूँ यही हक है जो अल्लाह ने हमें दिया, उसमें से हम जो है ना सदका जारिया वो कर हाँ, रहे हैं। तो मैं जज़ाकल्लाह ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, हाजिरी लगवाना मकसूद था, लेकिन आपसे मुस्तफीद हम इंशाल्लाह होंगे, आपको जहमत देते रहेंगे। उम्मीद है आप नहीं नहीं हमें बिल्कुल तालिबाना, हम आपके अदना से तालिब इल्म हैं, एज अ स्टूडेंट हम आपसे जो है लर्न करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप हमें अपने साथ लेके चलेंगे, और ताकि हम सारे लोगों का फायदा कर सकें और लोगों तक हम पहुंच सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। इसके अलावा कोई और अगर कोई क्वेश्चन हो किसी के ज़हन में, मतलब एक आम यूरोलॉजी से रिलेटेड भी हो, क्योंकि मैं इस टाइम पे मेरे पास अभी भी हमारे पास 5-7 मिनट हैं। जरूरी नहीं कि इसी से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो आप अभी पूछ सकते हैं, उसमें दूसरों का भी फायदा हो जाता है, ये एक एडवांटेज मिल जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सिर्फ ये सलाम। एक चीज छोटी सी पूछ रहा था कि डाइट के हवाले से आप लोग कह रहे थे कि हम इस पे भी काम करेंगे। इस हवाले से जो डाइट अच्छी होनी चाहिए, मसलन मोरिंगा है, सुपर फूड है, स्पाइरुलिना है, ये इस तरह की चीजें हैं, इनको भी अगर किसी वक्त नहीं नहीं आप बिल्कुल, मतलब मैं नहीं जाती तौर पे मैं ये चीज वैसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी अपनी डाइट में मैंने बाकायदगी से अदरक का पाउडर, हल्दी का पाउडर और काली मिर्च मुस्तकिल इस्तेमाल करता हूँ डेली बेसिस पे, आधा चम्मच तकरीबन इनको मिलाकर। और इसके अलावा जो है ये मोरिंगा का पाउडर जो है अबाउट ½ टी स्पून वो यूज करता हूँ। मोरिंगा एक सुपर फूड होता है, इसमें किसी इन सारी चीजों में कोई नुकसानदेह चीज नहीं है, इसको आप बिला तकल्लुफ कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसमें ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, बल्कि ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बल्कि इसके अंदर आपको वेट लूज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जो लोग इसको यूज करना चाहते हैं अपने वेट को लूज करने के लिए, उनके लिए भी बड़ी कारआमद चीज होगी। और आप महसूस करेंगे विद इन अ फ्यू डेज कि आप कितना अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें बहुत सस्ती हैं। अदरक के पाउडर को आपको लेने के लिए कोई यानी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। हल्दी का पाउडर फ्रीली अवेलेबल हो जाता है पाकिस्तान में, तो और बिल्कुल भी इशू नहीं है। काली मिर्च की 1-2 चुटकियाँ उसमें डालनी होती हैं। और मोरिंगा जो है वो भी पाकिस्तान में उगता है, यहाँ पे महंगा है यूके में, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत बहुत ही सस्ता है। तो इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। और मुझे तो भारत इसका बहुत फायदा हुआ है, हमारी फैमिली भी इसको यूज करती है। जब उन्होंने देखा है कि इसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही है, तो इससे मुस्तफीद हो आप लोग। वो आपने एक नेचुरल दफा कहा चीजें। था कि मोरिंगा की हम स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए कोई बकायदा हम हाँ वो मैंने अब इसलिए कि वो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं करूं, लेकिन मुझे असल में ये स्टडी पाकिस्तानी में होनी चाहिए, क्योंकि वहीं पे ये ज्यादातर लोगों के ऊपर स्टडी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक अच्छा खासा टाइम चाहिए, और टाइम के अलावा ऑब्वियसली पैसे तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आदमी जो ये कर रहा है उसको पता हो कि वो क्या देखना चाह रहा है। और ये मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इसके अंदर हमें कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाएगी कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम किस तरह डील कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि इसको एक बड़ा डेडिकेटेड काम है ये। इसको नहीं, हम मतलब जो स्टडीज ऑलरेडी हो चुकी हैं उनको तो हम शेयर कर सकते हैं। में जो स्टडीज हुई है ज्यादातर वो उसके अंदर ये शो हुआ है कि मोरिंगा जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में हेल्प करता है, लेकिन क्योंकि वो स्टडीज ऐसी नहीं है जिसको मैं यहाँ पे कोट करता, इसलिए मैंने कोट नहीं की। लेकिन उसके कोई अगर आप इस्तेमाल करना चाहे मोरिंगा को तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन एज सच स्टडीज को ऐसी नहीं आई है जिसको मैं कह सकूँ कि मैं रेफरेंस दे सकूँ उसका इस बारे में। जी डॉक्टर मोरिंगा के बारे में एक मैं 4 साल से यूज कर रहा हूँ, मैं उगा भी रहा हूँ अपना मोरिंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने 4 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। इससे पहले स्पाइरुलिना का बहुत इस्तेमाल मैंने किया है, अब भी कर रहा हूँ, लेकिन अब उसका मुतबादल मोरिंगा का मैंने जो शुरू किया, उसमें 2-3 चीजें जो है ना वो थोड़े से प्रॉब्लम से उसमें क्रिएट हुए, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ अगर इजाजत हो तो। जी जी बताएं, क्योंकि बस हमारे पास 2-3 मिनट और हैं, उसमें बस आप जी बता जी, दें। जस्ट विद इन 1 मिनट। एक तो ये है कि मोरिंगा का मैंने जो पढ़ा है ना और देखा है पेशेंट्स पर अप्लाई करने के बाद, जो लोग कार्डिक पेशेंट होते हैं या जो हाइपरटेंसिव लोग जो होते हैं ना, या जिनकी बॉडी का मिजाज खुश्क होता है और वो कब्ज की शिकायत करते हैं, तो ये मैंने देखा है कि इसका जो मिजाज है ना वो तीसरे दर्जे का गर्म मिजाज है, ये खुश्क और गर्म मिजाज है इसका। तो इसकी मिकदार अगर थोड़ी सी ज्यादा दे दी जाए ना तो फिर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी कि थोड़ी सी बेचैनी या बीपी को थोड़ा सा शूट करने में ना ये मुआवनत करती है।
तो इस मामले में हमें इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है बेहतरी को, इसमें अगर आपके पास हमें इसमें अगर मिल जाए कोई रहनुमाई, तो कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं? हम जो है वो यानी आसान अल्फाज में जो चाय का चम्मच होता है उसका जी जी 1/4 यानी 1/4 चाय का चम्मच जो है उसका पाउडर, जो लीव्स का पाउडर होता है वो इस्तेमाल करें आप। और जी आप दिन में सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करें। और अगर आपको लगता है कि एक दफा इस्तेमाल करने से तबीयत अच्छी है तो फिर आप 2 दफा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वरना आप 2 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1/4 पाउडर सुबह शाम, बस ये डोज इसकी बहुत मुनासिब है, क्योंकि ये जी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है आपकी बॉडी के लिए, ये आपके डाइट का हिस्सा नहीं है, तो वो आपके लिए काफी होगा। और इसमें जो ये कुछ कुछ लोगों की जो हर चीज के साथ कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, या कुछ लोगों को लगता है कि ये उसको उनको सूट नहीं कर रही तो उसको छोड़ दें अगर उनको सूट नहीं करती। लेकिन अगर उनको लगे कि हर चीज जो है यानी जैसे कहते हैं ना कि अगर उनका अच्छा फायदेमंद चीजें सामने ज्यादा हो और नुकसानदेह चीजें या कुछ साइड इफेक्ट्स उसके कम हो तो वो जी कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना ये इसमें कोई और नुकसानदेह चीज नहीं है। और इसके बारे में अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो लिटरेचर पढ़े, बेइंतहा लिटरेचर मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, और वो अपना माइंड को मेकअप कर सकते हैं इसके। इसमें डॉक्टर फायदे बहुत शहजाद बसरा ने 2-2 ग्राम का रखा हुआ सुबह शाम का, वो पता नहीं, वो भी सेफ कहते हैं वैसे। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, मतलब आप यानी 6-7 ग्राम तक ले सकते हैं, लेकिन वो बहरहाल मैं आपके हाँ ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं अपने उसका अपनी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ मोरिंगा का, इसलिए मैं उसके ऊपर अपनी ज्यादा राय नहीं दूंगा। मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ, बस उस हद तक मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक हो गया। डॉक्टर तो साहब थैंक यू सो मच। मैं अगर आपको प्राइवेट आपके मैसेज पे इनमें, चूंकि मेरे पास केस है एक, बहुत ही बच्चा वो है आप बस 12। मैसेज करते हैं, मैं फोन पे आमतौर पे जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप मुझे जब मैसेज करेंगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा मैसेज पे, जी और जी अगर जरूरत होगी तो मैं आपसे बात भी कर लूंगा। मैं ये नहीं कि बात नहीं करता किसी से, जी लेकिन सर, मैं जरूर। मैसेज पे मतलब, लेकिन मैं सुबह और शाम ही देखता हूँ, मैं हर वक्त अपने पास वो फोन नहीं रखता, वो इसलिए कि वो मेरा एक सेकंड फोन है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे फुल टाइम जॉब पे हूँ, तो वो जी फिर मेरे अपने काम पे भी इफेक्ट पड़ेगा उसका, अगर मैं हर वक्त उस फोन को अपने पास रखूँ तो। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग मुझे मैसेज करते हैं मैं उनको प्रॉपर जवाब देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सर। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को शामिल होने का, और इस चीज़ को आगे तक फैलाएं ताकि लोग इसमें ज़्यादा शामिल हो सके। हर टॉपिक को हम कवर करते हैं, अगली दफ़ा से पीट्स का टॉपिक होंगे बच्चों के बारे में, तो वो सबके लिए फायदेमंद है, जिनके बच्चे हैं या जिनके बच्चे होंगे बाद में इंशाल्लाह सबके लिए फायदेमंद होंगे। थैंक यू सर, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, तो हम इसको खत्म करते हैं, बस अपनी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह अगले इतवार को फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफ़िज़ सर। वालेकुम अस्सलाम।